खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध थम चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित, साधु संत और व्यापारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सीएम की ओर से मिले आश्वासन के बाद मंगलवार को केदारनाथ धाम में आंदोलन को समाप्त किया गया। दरअसल बीती 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के शिलान्यास के बाद से ही केदार घाटी से लेकर केदारनाथ धाम तक आक्रोश पनप गया था। केदार घाटी में जगह जगह प्रदर्शन किए गए थे। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित समाज, साधु संत और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से बार बार सीएम धामी से मामले में खंडन की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज का शिष्टमंडल भी सीएम धामी से मिला था। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी से मिले हैं। बाबा बौखनाथ की ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह रावत, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और साथ ही परेड ग्राउंड में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि ये पहली बार होगा जब उत्तराखंड से देव डोली अयोध्या जाएगी और ये ऐतिहासिक दिन भी है। हजारों लोगों की आस्था बाबा बौखनाथ पर बनी हुई है। हाँ, ये हमारी जो है तकरीबन जो है 100 से ऊपर गाड़ियां हैं और 2000 के करीबन जो है या भक्तगण जो है इस यात्रा में चल रहे हैं। और भगवान ने जो है अभी जो मेले का हमने जो प्रोग्राम उसका जो राज्य मेला का जो रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है माना है, तो हम मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। कोटद्वार में दुगड्डा मार्ग बोल्डर गिरने से बंद हो गया। इस मार्ग पर 100 मीटर तक बोल्डर गिर गए हैं। बता दें कि कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर नया डेंजर पॉइंट बन गया है। संबंधित विभाग भी रास्ता खोलने की तैयारियों में जुट गया है। विभागीय ठेकेदार के मुताबिक ये रास्ता खुलने में लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। खबर कोटद्वार से है, जहां दुगड्डा मार्ग बंद हो गया है। बोल्डर गिरने के कारण मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। बोल्डर गिरने से मार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ा है। रास्ता खुलने में अभी लगभग 6 घंटे लगेंगे, जिसके लिए अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। कोटद्वार में बोल्डर गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि अभी 6 घंटे का वक्त लगेगा। उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा बरसाती सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बरसात के समय हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया गया है, जिसमें वर्षा के कारण 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग का कहना है कि उत्तराखंड में 38 परिचालन केंद्र हैं, जिसमें लोग अपनी शिकायत इन परिचालन केंद्रों पर कर सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो रही है उसको पूर्ण रूप से जोड़ा जा रहा है।
विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहां पर हम एसडीपी पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं, जिसमें से 2 कोटद्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में चालू कर दी जाए। हमारे विभाग में 2 टोल फ्री नंबर है जो कंट्रोल रूम है, उसमें एक 1916 है और दूसरा है 1800 180 4100। नीलकंठ मंदिर और कांवड़ क्षेत्र में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को जांचने के लिए एसएसपी लोकेश्वर सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। उन्होंने नीलकंठ मोटर मार्ग और पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से बातचीत कर आपसी सामंजस्य भी स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने वायरलेस सेट के नेटवर्क को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। बाईस जुलाई से जो आगामी नीलकंठ महादेव में जो कावड़ यात्रा का जो शुरुआत होने वाली है, उसका आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें हम लोगों ने जो वाहन के थ्रू आते हैं हमारे कावड़ी और जो पैदल कावड़ी आते हैं, दोनों ही मार्गों की हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी हैं और साथ ही साथ मंदिर परिसर और उसके आसपास की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है, जिसमें एक तो जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसको हम लोगों ने कहाँ पे पार्किंग होनी है, कहाँ से हमारी डाइवर्जन इन प्लेस होनी है और कहाँ हमारे को स्टैगर करना है, वो सब उसकी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हार के कारणों पर चर्चा के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि इस बैठक से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उत्तराखंड की जनता पहले भी बीजेपी के साथ थी और आगे भी बीजेपी के ही साथ रहेगी। देखिए, केएल पुनिया जी और मिसेस पटेल यहाँ आ रही हैं और दोनों वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। एक तो सांसद हैं, पुनिया साहब भी रहे हैं बड़े पदों में। लोकसभा के चुनाव में जो हार हुई है उसकी समीक्षा वो करेंगे 5 लोकसभा के प्रत्याशियों से, वहाँ के वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस के जन हैं उनसे, एमएलए कैंडिडेट्स जो रहे हैं 22 में उनसे, जिलाध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, उनसे वो सबसे मुलाकात करेंगे, पीसीसी मेंबर या आईसीसी मेंबर से। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार कांग्रेस को नकारा है और उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया है, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें। और कांग्रेस चाहे जो भी करे, वो हालांकि उनकी अपनी अंदरूनी मामला है, उनको समीक्षा हर पार्टी को करनी भी चाहिए अपनी, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि उत्तराखंड की जनता हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी और आगे भी रहने वाली है। हल्द्वानी में हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। नैनीताल रोड स्थित पार्क में काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। नगर निगम कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी
हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। सर्वप्रथम मैं प्रदेश और देश की जनता को हरियाली के इस पर्व पर, हरेले के इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने मां के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं, और वृक्ष लगाएं नहीं, उसको पालें सेंतें भी। तो सभी लोग इस बरसात में अपने अपने क्षेत्र में जहां भी संभव हो वहां वृक्ष लगाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने दिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसमें हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी ना दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। शुद्धता की कसौटी पर खरा आंचल दूध पौष्टिकता से भरा। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हरेला पर्व के पावन अवसर पर उपभोक्ताओं को आंचल की सौगात 6 लीटर पैक में स्टैंडर्ड फुल क्रीम दूध एवं आंचल शहद। अनुराग शर्मा सामान्य प्रबंधक, मुकेश बोरा अध्यक्ष, नैनीताल दुग्ध संघ, लाल कुआं UCDF, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लाल कुआं। टोल फ्री नंबर 1800 180 4090। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में भी हरेला पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने तमाम विभागों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि बेहद जरूरी है और जितना हो सके पेड़ लगाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है।
चाहे आप 5 पेड़ लगाएं, अगले साल तक ये पेड़ हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखने चाहिए, इनकी सेवा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। तो इस बार हमने जितने भी विभाग हैं कोटद्वार में सभी को जिम्मेवारी दी है। पेड़ों का किसी को 5, किसी को 10 पेड़ दिए हैं। इसमें ओवरऑल हमारे डीएफओ साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में रहेगा, लेकिन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। मैं भी रहूंगी और साथ ही साथ नागरिक भी रहेंगे। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। साथ ही मैं आज इस अवसर पर उन सभी औद्योगिक इकाइयों का, औद्योगिक संस्थानों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। आप सभी का सहयोग हमारे राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक है। और आज जिनको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों की पहली सीढ़ी है और आपकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा और जो परिश्रम, लगन से आपने अपनी तैयारियां की है, अपने भविष्य को बनाने का काम किया है, उस प्रतिभा का भी सम्मान है जो आज आपको नियुक्ति पत्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपने कार्यस्थल पर जहां भी, जिस संस्थान में भी आपको काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को अपने पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे, पूरे समर्पण के साथ पूरा करेंगे और अपना उत्कृष्ट देने का काम, अपना सर्वोत्तम देने का काम आप ईमानदारी से करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर युवा को रोजगार के उचित अवसर मिलें, चाहे वो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट हैं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हों, सरकारी नौकरियों के माध्यम से हों या रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से हों। हमारा ये प्रयास है कि सभी को कुछ न कुछ काम मिले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज राज्य के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारे आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करके न केवल हमारे युवा अपने परिवार का सहारा बनते हैं, बल्कि वह हमारे राज्य और देश की तरक्की में भी महत्वपूर्ण योगदान कर पाते हैं। अपना वह सब देने का काम उनके माध्यम से होता है जिसके लिए राष्ट्र भी उनसे अपेक्षा रखता है। भाइयों बहनों, जहां तक हम उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो सच में उन्हें उचित अवसर मिले और सही दिशा मिले। सही दिशा और उचित अवसर मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य हमको प्राप्त होता है। हम युवाओं को उचित अवसर प्रदान करने के साथ ही सही दिशा दिखाने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, पहली प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना एक तरह से मैं कहूं जो राष्ट्र निर्माण की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसका यह भी एक पार्ट है और यह विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक जरूरी कदम है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर अनेक तरक्कियां हुई हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो हर क्षेत्र में पारदर्शिता के आधार पर,
योग्यता के आधार पर तमाम प्रकार से हमारे नौजवानों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है और उनके नेतृत्व में देश में इनोवेशन और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको प्राथमिकता दी गई है। आज हम चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने जिन्होंने देश में इनोवेटिव अप्रोच से युक्त नई औद्योगिक एक क्रांति की शुरुआत हुई है। एक नया समय देश के अंदर आया है। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक जैसा यहां पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जो लगभग कितने परसेंट था गुप्ता जी? लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। एक बड़ा आंकड़ा है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। क्योंकि आदरणीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि देखिए, रोजगार प्राप्त करना ही केवल एक हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी हर प्रकार से जो हमारी योग्यता है, क्षमता है और जो हमारी जिम्मेदारी है, वो अगर हम पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा सेटिस्फैक्शन भी होगा। और वो सेटिस्फैक्शन, चूंकि ये जो हमारा निजी संस्थानों का सेक्टर है, ये सेक्टर यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये आपको अनुभव पर अनुभव देते हुए जाएगा और ये अभी आपकी शुरुआत है। आपने अगर एक स्थान पर अच्छा काम कर दिया तो वो आपकी पूंजी के रूप में आपके पास जमा हो जाएगा और वो आपके आगे के करियर में काम आने वाला है, आपके जीवन में काम आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस के आधार पर आज देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, उसमें जरूरी है कि आप अपने आप को भी व्यवस्थित करते हुए और जिस व्यवस्था में लगे हैं उस व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का काम, यानी कि जिस संस्थान में, जिस इंडस्ट्री में जो काम आपको मिला है उसमें एक अच्छे मैनेजर के रूप में, एक अच्छे व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार कार्मिक के नाते हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, अगर ये हमने पहले दिन से तय कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा व्यवस्थित होकर काम करेंगे और व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, अभी गुप्ता जी कविता सुना रहे थे 3 साल के कालखंड में, तब से मैंने यही प्रयास किया अपने सभी आदरणीय मंत्रीगणों के साथ, सभी हमारे सीनियर लोगों के साथ, साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जा सके। ये हमारी प्राथमिकता थी, हमारा संकल्प था। और आज जो ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने का है, ये कार्यक्रम भी इसी का परिणाम है। और इस सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों कार्यक्रम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।